Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 11 from a class 7 science book that is Transportation in Animals and Plants. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हम खाना खाते हैं, खाना खा के खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और पानी पीते हैं, पानी भी पेट में जाता है। लेकिन हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास एक उंगली की टिप, ठीक है, और या पैर की टिप, हर जगह सेल्स जो है ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो इन सेल्स को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? खाना तो पेट के पास जाता है, तो इन सेल्स को कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? ठीक है, कभी आपने सोचा है? तो इसका आंसर हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे एनिमल्स और साथ के साथ प्लांट्स का भी आपने यही देखा है कि प्लांट्स में सारा का सारा मिनरल या न्यूट्रिशन और वाटर का जो भी एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है? वो रूट से होता है। लेकिन प्लांट्स की हर एक लीफ, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो रूट से, कितना ही ऊंचा पेड़ क्यों ना हो, हर एक लीफ तक वाटर और एनर्जी की सप्लाई पहुंचती है, तभी तो वो लीफ ग्रो कर पाती है वहां पे। अगर वाटर या न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होती तो वो लीफ नहीं ग्रो कर पाती वहां इतनी ऊंचाई पे, है ना। तो कैसे न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में और साथ के साथ एनिमल्स में, हम पूरा अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो यू हैव लर्न अर्लियर दैट all the organisms need food, water and oxygen for survival। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी इज ए मस्ट। बिकॉज एनसीईआरटी में जो स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इन्हीं वर्ड्स को आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है कि आंसर लिखते वक्त इन वर्ड्स को आप यूज करें, बिकॉज आंसर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है और साथ के साथ आपको साइंटिफिक जो एक टेम्परामेंट बनता है, ठीक है, यूज करने का, वो भी आपका बनते जाता है अभी से। ठीक है, आगे चल के फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और जिसको कहते हैं ओन लैंग्वेज में लिखना, तो आप अगर अभी से इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे सो इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, नाउ इस तरह से आप एक फिगर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि ये ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पे आप नसों का, एक जो ब्लड वेसल्स है उनका एक नेटवर्क देख रहे हो, एक जाल बिछा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे बीच में इन नसों के या ब्लड वेसल्स के सेंटर में क्या है? हमारा हार्ट है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, जो ब्लू कलर का नेटवर्क दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वेन्स। ओके, ब्लड वेसल्स जो है वो दो तरह की होती हैं। ब्लड वेसल या तो वेन हो सकती है या तो आर्टरी हो सकती है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वेन एंड आर्टरीज। यहाँ पे वेन को ब्लू कलर से दिखाया गया है एंड आर्टरीज को रेड कलर से, ठीक है। तो वेन्स का क्या काम होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। और आर्टरी का क्या काम होता है? ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। ये दो अलग अलग जो सिस्टम है, इसका क्या रीजन है? मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग, ऐसा क्यों? एक ही रास्ते से दोनों जा सकते थे, है ना, एक ही नस से दोनों जा सकते थे, ऐसा हो सकता था। ऐसा होता तो क्या होता कि अगर हमारे पास एक ही, जैसे अगर आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे केवल वन वे है, ठीक है, यहीं से आप जाते हो और यहीं से आप आते हो, तो एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है। और साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, इसमें आप बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 या 70 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे। लेकिन अगर आपकी रोड में एक यहाँ पे डिवाइडर है और यहाँ पे एक और रोड है, तो आप 100 प्लस की स्पीड पे इधर जा सकते हो और इधर आप भी 100 प्लस की, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, है ना। तो यहाँ दो अलग अलग जो नेटवर्क बना हुआ है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग कैरी करने के लिए, ताकि ये दोनों अलग अलग तरह के ब्लड आपस में मिक्स ना हो और हमारी एनर्जी की एफिशिएंसी कम ना हो, ठीक है। और डिटेल में हम समझेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग करते हुए, ठीक है। सो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए और ये फूड बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। तो न केवल न्यूट्रिएंट्स को
उनकी सेल्स, उनके डिजायर्ड लोकेशन हर एक सेल्स तक पहुंचाना जरूरी है, बल्कि उनसे जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, उनको भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ की सेल है, आपकी बिल्कुल टिप की सेल है, ठीक है, इस सेल, जब ये सेल मेटाबॉलिज्म करेगी तो ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगी, कुछ वेस्ट भी जनरेट करेगी, तो वो वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, तो उसके लिए भी उसका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी में वेरियस सिस्टम है, इस हमारी बॉडी क्या है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो यहाँ पे हर एक काम को फंक्शन करने के लिए, हर एक काम को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। जैसे फूड से को डाइजेस्ट करके उससे ग्लूकोज बनाने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पिरेशन ऑक्सीजन को लेने के लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम है, और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम है ना। सो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? Look at figure 11.1. Do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substances and together form the circulatory system. ठीक है, तो जो हार्ट और ये जो दोनों ब्लड वेसल्स हैं, ये दोनों मिलाकर के एक सिस्टम बनाती हैं, जिसको कि हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, सर्कुलेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, या कोई भी चीज को। ठीक है, in this chapter you shall learn about transport of substances in animals and plants. Now, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट में हार्ट आता है और आपका ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होता है जब आपके हाथ में या बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है? ब्लड फ्लोज आउट, खून निकलता है। बट व्हाट इज ब्लड? अब ब्लड क्या है? ठीक है, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वो फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है ऐसे। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है? यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड का मतलब है ग्लूकोज। फूड नहीं ट्रेवल करता है, फूड तो आपके स्टमक में ही रहता है। जब उसका फूड का ब्रेक डाउन होता है तो इट रिलीजेस ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज गेट डिसॉल्व इनटू योर ब्लड। ये ब्लड में चला जाता है ग्लूकोज, और जो फूड रहता है वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से फीकस के फॉर्म में निकल जाता है, फीसिस बन करके निकल जाता है, और उसके अंदर जो ग्लूकोज रहता है वो आपके ब्लड में चला जाता है ना। आपने सुना होगा ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या है, तो वो ग्लूकोज कहाँ से आता है? खाना खाने से। तो डाइजेस्टेड फूड मतलब ग्लूकोज। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट कैरीज ऑक्सीजन। अब ब्लड में हमारा ग्लूकोज भी रहता है और क्या रहता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी लंग्स से ऑक्सीजन लेती है और बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाती है। सो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, जैसे कि वेस्ट में क्या है? CO2 है। ठीक है, डिफरेंट तरह के अनयूज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सॉल्ट्स, अगर हमारी बॉडी में ज्यादा सॉल्ट है, ठीक है, या वाटर ज्यादा है, ठीक है, या कोई भी अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी जैसे दवाई हम खाते हैं तो वो एक टाइम के बाद हमारी बॉडी में काम करने के बाद उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, तो उसको भी निकालना हमारी बॉडी से बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट तरह की मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो ये हमारी बॉडी का फंक्शन है कि कोई भी चीज ज्यादा होती है या जरूरत नहीं होती है तो उसको एक्सक्रीट आउट भी करना होता है। तो ब्लड इन सब वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर लेता है और हमारी किडनीज में भेजता है, और किडनीज के थ्रू ये सारी चीजें फिल्टर आउट होके यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाती है ना। तो ब्लड ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो इसीलिए ब्लड को एक खास नाम दिया गया है, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्शन डेवलप करता है पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में, इसीलिए इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस? अब ब्लड इन सारे चीजों को कैरी कैसे करता है? ठीक है, तो ब्लड के पास खुद के
अंदर, ब्लड के अंदर क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स है जो इन चीजों को कैरी करते हैं, ठीक है। तो वो हम समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे, किस फॉर्म में ब्लड इन सारी चीजों को कैरी करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। ब्लड इज कंपोज ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के पास एक लिक्विड पोर्शन जो होता है ब्लड का, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, लाइट येलो कलर का प्लाज्मा होता है, एंड इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। और प्लाज्मा के अलावा इसके पास डिफरेंट तरह की सेल्स होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ रेड, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड। अब पहेली का एक सवाल है कि ब्लड का कलर रेड ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स में छुपा है कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो वन टाइप ऑफ द सेल आर द रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं आरबीसी, या हम इसको इरिथ्रोसाइट, ERY, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। एक रेड ब्लड सेल होती है, उसके ऊपर एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके की वजह से रेड ब्लड सेल को उसका रेड कलर मिलता है। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के सरफेस पे रहता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और आरबीसी इस ऑक्सीजन को कैरी करती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो बच्चे को चक्कर आता है, फटीग आती है, थका थका सा रहता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी को पूरी तरीके से मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। और हीमोग्लोबिन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन होता है? जो भी आयरन कंटेनिंग चीजें होती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, ठीक है। तो अगर आप आयरन वाली चीजें खाओगे तो आपकी बॉडी में खूब सारे हीमोग्लोबिन बनेगा, खूब सारा हीमोग्लोबिन बनेगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो आपकी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगी और आपके अंदर खूब सारी एनर्जी जनरेट होगी, जिससे कि आप बहुत ज्यादा फिट रहोगे और एक्टिव रहोगे, है ना। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, okay. So hemoglobin binds with oxygen and transport it to all parts of the body and ultimately to all the cells. तो hemoglobin oxygen को bind करती है, and this is important. Why is the color of the blood red? Due to the presence of RBC which contains hemoglobin molecule, and hemoglobin binds with the oxygen. Fine, this is very important. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर RBC के ऊपर hemoglobin ना हो तो बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड हमारा रेड कलर का दिखता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है। अपार्ट फ्रॉम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अलावा द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये कलरलेस रहती हैं ये सेल्स, इनका खुद का कोई पिगमेंट नहीं रहता इनके ऊपर, इसलिए इनका नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। असल में व्हाइट नहीं रहती हैं, ठीक है। तो आरबीसी के अलावा एक और सेल होती है जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल, या इसको हम WBC कहते हैं शॉर्ट में। एंड इनका काम क्या होता है? दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया, कोई फंगस घुस गया, कोई वायरस घुस गया, तो सबसे पहले ये इन सेल्स को पता लग जाता है और ये ब्लड में रहती हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ओके। बूचो फेल डाउन while playing a game and his knee got injured. अब बूचो एक गेम खेलते खेलते गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। Blood was coming out from the cut. After some time he noticed the bleeding had stopped and a dark red color clot had plugged the cut. Boocho was puzzled about this. तो ये जो कट लग जाता है, आप लोगों को भी कभी चोट लगी होगी, तो थोड़ी देर के बाद ब्लड खुद ही रुक जाता है, बंद हो जाता है, और जहां कट लगा रहता है या चोट लगी रहती है वहां पे एक रेड कलर का क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट कैसे बनता है? इट इज ड्यू टू अनदर कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड विच इज प्लेटलेट, ठीक है। ये भी प्लेटलेट जो है, ब्लड में खूब सारी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? बेसिकली बॉडी की होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है हमारे ब्लड की, ठीक है।
और अगर कहीं कट लग जाता है तो ये प्लेटलेट्स फाइब्रिन कंपोनेंट्स के साथ, फाइब्रिन भी हमारी ब्लड में रहता है, उनके साथ मिल करके प्लेटलेट प्लाग बना देती है, ताकि ब्लड जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है वो बहे ना, ज्यादा बहे ना। ये भी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये प्लेटलेट प्लाग बनाती है, फिर वहां पे क्लॉट बन जाता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है, सील हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होती तो फिर ब्लीडिंग हो जाती है ना। इसीलिए जब कहते हैं कि प्लेटलेट काउंट बहुत कम है तो कहीं भी चोट लगेगी तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और पेशेंट डेथ कर जाएगा, क्योंकि उसका ब्लड बहने से रुकेगा ही नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गए है ना। तो प्लेटलेट का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब एक कंपोनेंट हो गया हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्हीं के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स दो तरह की हो सकती हैं, आर्टरीज और वेन्स। और ये दो तरह की इसीलिए होती है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि बॉडी को एनर्जी जनरेट करने के लिए खूब सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर दोनों मिक्स हो जाएंगी तो डाइल्यूटेड फॉर्म में हर जगह पहुंचेगी, ठीक है। हर जगह उतनी एफिशिएंसी से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी में बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, ठीक है। अब इनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, वो ब्लड हमारा आर्टरीज में फ्लो करता है, और जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी वेन में फ्लो करती है, ठीक है। सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली हम जब देखते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में, तो आर्टरी और वेन हम कहते किसको है? आर्टरी हम उन सारी ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो कि हार्ट से बाहर निकलती हूँ और बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाती हूँ। और हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उनको हम वेन कहते हैं, ठीक है। और ज्यादातर क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में होता है। बट असल बात ये होती है कि जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड लेके बाहर निकलती है उनको हम आर्टरीज कहते हैं, और जो भी ब्लड वेसल हार्ट के अंदर ब्लड को लेके जाए उसको हम वेन कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम अभी पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 11.1। इसमें बताया गया है कि हम पल्स रेट कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे पल्स रेट नापने के लिए कि अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को यहाँ पे रखिए और आपको महसूस होगा कि आपकी पल्स चल रही है। तो ये सिंक्रोनाइज होता है आपके हार्ट की पंपिंग से। जैसे जैसे आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है वैसे वैसे वो डिफरेंस यहाँ भी सुनाई देता है, ठीक है। तो आपका हार्ट कितनी बार पंप किया 1 मिनट में, तो जनरली जो नॉर्मल पंपिंग है या जो नॉर्मल पल्स रेट है दैट लाइज इनटू 72 to 80 पल्सेस पर मिनट, ठीक है। पर मिनट 72, क्योंकि डिफरेंट एजेस हो सकते हैं लोगों के, कोई बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की पल्स रेट ज्यादा है, बूढ़े हैं, जवान है, मेल है, फीमेल है, डिजीज्ड है, हेल्दी है। तो लेकिन जो एक हेल्दी कंडीशन है उसमें 72 to 80 पल्स रेट नॉर्मल है, ओके। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरिएबल पॉपुलेशन है, तो ये दोनों ही ये इनके बीच में कुछ भी हो वो नॉर्मल है। तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सब अपने अपना नाम लिखिए और इस टेबल को फिल करिए और देखिए कि किसकी पल्स रेट कितनी आती है 1 मिनट में, ठीक है। सो अब हम देखते हैं वेन्स क्या होती है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट के पास वापस ले आती है ये वेन्स। तो यहाँ पे एक हम फिगर देख सकते हैं कि लंग्स में है ये हमारा, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा हार्ट। हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स बोले तो ब्लड वेसल्स एंड हमारा हार्ट। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है और यहाँ से ये आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड
सारी बॉडी के हिस्सों में यहाँ पे जाती है। ये सारा एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि सारे हिस्सों में जाती है। फिर लास्ट में ये अर्टरीज, छोटी छोटी अर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरीज, बहुत जो छोटी छोटी पतली पतली नसें होती हैं ब्लड की, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ताकि बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच पाए, ऑक्सीजन और मिनरल्स। तो ये ब्लड वेसल्स बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं ताकि हर एक सेल को सराउंड कर सके। और फिर इन्हीं कैपिलरीज में जो सेल्स यहाँ पे रहती हैं इनके सराउंडिंग में, इनमें ऑक्सीजन चली जाती है और ये सेल जो भी CO2 प्रोड्यूस की रहती है वो वापस से ब्लड में इधर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जो डिसॉल्व हो जाता है CO2 टू ब्लड, वापस से कैपिलरीज यहाँ पे इकट्ठी होती हैं और वो फिर से एक ब्लड वेसल, बड़ी ब्लड वेसल बना लेती हैं। अब इसको हम कहते हैं वेन। अब ये वेन जो है कैरी करती है CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये ब्लड वापस से कहाँ जाता है? हार्ट में। हार्ट में जाएगा तो अब इस ब्लड में क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, इसमें तो CO2 है। CO2 हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कौन निकालेगा? हमारी लंग्स। तो ये हार्ट वापस से पंप करता है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ? लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स में अब हमने कहा कि हार्ट से कोई भी ब्लड वेसल निकलती है तो उसको हम कहते हैं अर्टरी। तो इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम पड़ा है पल्मोनरी अर्टरी, इवन दो इट कैरीज CO2 रिच ब्लड। ये एक एक्सेप्शन है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि पल्मोनरी अर्टरी और पल्मोनरी वेन ये उल्टा फंक्शन करती है। ठीक है, जनरली वेन ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और अर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट यहाँ पे पल्मोनरी अर्टरी डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, क्योंकि इसका नाम हार्ट से ब्लड को जो भी ब्लड वेसल बाहर लेके जाएगी, ब्लड को बाहर लेके जाएगी, उसको हम अर्टरी कहते हैं। तो इस वजह से इसका नाम पल्मोनरी अर्टरी, क्योंकि हार्ट से ब्लड को बाहर ले जा रही है। तो ये ब्लड जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे लंग्स में जो हम सांस लेते हैं, O2 लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो O2 लेते हैं तो O2 ब्लड में वापस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ब्लड में CO2 डिसॉल्व है वो चली जाएगी हमारी लंग्स में। ये CO2 हमारी लंग्स में चली जाएगी और फिर हम CO2 को नाक से जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांस में क्या आता है? CO2 आता है। तो ये CO2 हमारी सांस के थ्रू बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन हमारे वापस से हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है वो वापस यहाँ से कनेक्शन रहता है, वापस से वो फिर हमारे हार्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस से हमारे हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो वापस से आएगा, फिर यहाँ से फिर से ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट पंप करेगा, फिर डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन्स तक जाएगी। इस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो 2 बार ब्लड को पंप करता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 ऊपर अर्ट्रियोल्स और यहाँ पर नीचे वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इसलिए हमारा हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है और हमारा हार्ट क्या है? 2 बार पंप करता है ब्लड को। इसीलिए इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाई आवर हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? बिकॉज आवर हार्ट पंप्स द ब्लड फॉर 2 टाइम्स। एक बार हमारी बॉडी को सप्लाई करता है और एक बार हमारे लंग्स को सप्लाई करता है कि वो प्योर हो सके। ठीक है, अब पहेली का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और आई एम कंफ्यूज्ड, सॉरी बूझो का क्वेश्चन है, आई एम कंफ्यूज्ड, I have learned that an artery always carries oxygen rich blood. तो पहेली एक्सप्लेन करती है कि that the pulmonary artery carries blood from the heart, so it is called an artery, not the vein. क्योंकि जो भी ब्लड वेसल हार्ट से बाहर ब्लड लेके जाएगा उसको हम अर्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे पल्मोनरी अर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ओके, नाउ ये हमने समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आगे हमें देखना है कि कैपिलरीज, हमने देखा कि कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी
जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कहती हैं, और कैपिलरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड द कैपिलरीज. कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स व्हेन एम्प्टी व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट. तो ये हमने देखा, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन के बारे में एक छोटा सा एप्लेट है, वो भी हम देख लेते हैं. हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड. कि कई बार लोगों का एक्सीडेंट होता है, कई बार वो उनका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उसमें उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है. कई बार उनको कोई ऐसी ब्लड की बीमारी होती है या कैंसर होता है कि उनको बहुत सारा ब्लड हमेशा टाइम टू टाइम चढ़ाने की जरूरत होती है. तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से इसलिए हार जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है कि हम अपना खून क्यों दें, है ना. तो ब्लड डोनेशन एक बहुत ही अच्छी चीज है, एक ह्यूमैनिटेरियन एक एक्ट है जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है. सो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइव्स. Blood can be donated at hospitals and other places authorized by the government. Donated bloods are stored with special care in blood banks. तो blood हमें देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की हम जिंदगी बचा सकते हैं, ठीक है. तो आई होप कि आपको अभी तक का चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा. एंड यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, you can write to me in the comment section. I will try to resolve your doubts as soon as possible. Thank you so much.